एक व्यक्ति जो एक बीमारियों से जूझ रहा होता है और कहते हैं कि जब अंतिम घड़ी आती है तो उस समय पे कोई भी, चाहे वो कितना भी क्यों ना खास हो, किसी के साथ का नहीं होता, किसी का होता ही नहीं है। अब ऐसा ही कुछ होता है। एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जो कि पैसे में, रुतबे में किसी से कम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा उसके पास पैसे थे, बहुत ही ज़्यादा उसके पास दौलत थी। अब उस चीज़ को वो संभाल सकता था, लेकिन उसकी जो 4 औलादें होती हैं, 4 की चारों कमाने वाली होती हैं। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन वो सोचता है कि एक ऐसा राज जो उसने अपने सीने में दफन कर रखा था, जो सोचता है कि वो कभी अपने बीवी को बताएगा या तो फिर कभी अपने बच्चों को बताएगा, लेकिन शायद ये मौका उस परिवार के सदस्यों ने खो दिया था। ये मौका उस नौकरानी को मिलता है या फिर उस पत्नी को मिलता है जिस राज में दफन था पूरा राजेश सिंह। एक ऐसा राज जिससे किसी का जीवन बदल सकता था, जिससे किसी के जो 2 पीढ़ियां हैं वो बदल सकती थी, और ये राज राजेश सिंह ने अपने सीने में दबा करके रखा था। आखिर वो राज क्या था जिसको जानने वाले हम इस पूरी सच्ची घटना में, और आखिर ये राज पता किसको चलता है और किसका जीवन संवरता है और किसका जीवन बिगड़ता है, जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना को। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जो जिला लगता है कानपुर नगर, उसी कानपुर की है। कानपुर नगर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश सिंह होता है। राजेश सिंह बहुत ही बड़ा आदमी होता है। उसके पास पैसे की ना ही कमी होती है, ना ही रुपए की कमी होती है, किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं होती है। धन दौलत बहुत था उसके पास, जमीन जायदाद बहुत थी। भगवान ने, खुदा ने उसको, ऊपर वाले ने 4 औलादें भी दी थी, और चारों जो बेटे थे वो अलग अलग जगहों पे सेटल होते हैं। सभी के पास अलग अलग जगहों पे रहने के लिए घर बना हुआ था। और ये चारों बेटे जो थे, चारों की जब शादियां हो जाती है तो इनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, और ये जो चारों लड़के हैं वो अलग अलग जगहों पर रहने लगते हैं। अब इधर जो राजेश सिंह की जो पत्नी है, जो उनके साथ रहा करती है, राजेश सिंह जिनकी उम्र लगभग यही कोई 60 साल की करीब रही होगी, उनकी पत्नी की उम्र यही कोई 55 साल के करीब थी। वक्त कट रहा था। जो राजेश सिंह की पत्नी है उनको अपने पति के साथ रहना था, और वो अपने पति के साथ रह भी रही थी, अपने पति की सेवा भी कर रही थी, भाव भी कर रही थी। लेकिन आखिर कब तक? उनको ये लगता है कि जो उनका पति है इस दुनिया को छोड़ करके तो जल्द ही चला जाएगा, क्योंकि जो राजेश सिंह होते हैं उनको लकवा मार गया रहता है। वो बेड पे ही पड़े रहा करते हैं, और ना ही अब वो कभी उठ पाते थे, ना ही कभी वो चल पाते थे। उनका जो भी होता था क्रियाक्रम टोटल वो बिस्तर पे ही होता था। उसको उसकी पत्नी साफ किया करती थी, नहलाना धुलाना सारा कुछ काम बिस्तर पे हुआ करता था। और ऐसे ही वक्त कट रहा था। लेकिन जो उनकी पत्नी है, जिनका नाम रीता होता है, रीता सिंह सोचती है कि आखिर मैं इस बुढ़े की सेवा कब तक करूंगी, मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। मुझे तो अभी बहुत मैं सही हूँ, मुझे तो कोई मिल जाएगा, लेकिन मुझे किसी और के पास नहीं बल्कि अपने बेटों के पास चलना है। यही कह करके वो राजेश से कहती है कि मैं अपने बेटों के पास जाती हूँ, और मैं आकर के समय समय से आपसे मिल लिया करूँगी, आपकी तबीयत पूछ लिया करूँगी, हालचाल पूछ लिया करूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो राजेश सिंह होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो। लेकिन जो वहाँ पर एक काम कर रही होती है नौकरानी से कहती है कि आप तुम इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, सब कुछ जो चाहिए होगा इनको दिया करना, इनकी ज़रूरतों को पूरी किया करना, और ऐसे ही जो भी ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें पूरी किया करना। अब जो औरत होती है, यानी कि जो नौकरानी होती है, नौकरानी ये सोचती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो उसका कर्तव्य है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होती है। जो भी चाहिए होता है मालिक को, एक तरह से कह लीजिए कि वो नौकरानी अब नहीं बल्कि एक पत्नी का धर्म अदा करती है। क्योंकि जो राजेश सिंह होते हैं वो अब अपना सब कुछ समय गुजार रहे थे, लेकिन वो अभी अंतिम घड़ी में होते हैं। लेकिन उस अंतिम घड़ी में भी उनके साथ कोई भी नहीं होता है, ना ही उनका परिवार होता है, ना ही उनकी बीवी होती है, ना ही उनके बच्चे होते हैं। बीवी बच्चों का बस इतना काम होता है कि जब भी उनको मौका मिलता था वो बस आ करके राजेश सिंह से बस उनके हालचाल पूछ लिया करते थे, और उनसे ये जानने की बस कोशिश किया करते थे कि वो कब मरने वाले हैं। जब वो मर जाएंगे तो फिर जो उनकी संपत्ति है उस संपत्ति को ये लोग आधा आधा सभी लोग अपने अपने हिस्से में बांट लेंगे। लेकिन जो राजेश सिंह है अब वो सोच नहीं पाते हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, और वक्त का जो पहिया है वो तेजी से चल रहा होता है। और कुछ समय बाद जो नौकरानी होती है
नौकरानी कहती है कि मालिक आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते, अच्छे से अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते। लेकिन नौकरानी की बात को वो नज़रअंदाज करते, वो कहते हैं कि नहीं, चाहे मेरे पास पैसे रुपए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे जो बढ़िया से बढ़िया जो डॉक्टर हैं, मैंने बहुत से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर इस रोग का इलाज नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने यही कहा है कि मैं अब ऐसे ही रहूँगा, ऐसे ही मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला भी जाऊँगा। लेकिन जो नौकरानी होते हैं वो कहते हैं ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा वो आप करिए। और जो नौकरानी होती है, कह लीजिए कि एक पत्नी की तरह उनके सेठ जी की सेवा करती है, और सेवा करने के भाव से वो एक जैसे जो क्रियाक्रम होता है, उनको नहलाना धुलाना, जो भी नित्य क्रिया होती है, सारा कुछ वही करवाती है। और उनको करवाने के बाद से वो अपने फिर घर पे जाती है, और घर जो उसका होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होता है, लेकिन वो प्रतिदिन आया जाया करती है, और ऐसे ही वक्त कट रहा होता है। एक दिन राजेश कहते हैं कि एक काम क्यों नहीं करती, कि तुम वहाँ पर रहती हो, उससे अच्छा कि तुम यहीं पर आ करके यहीं पे एक कमरा ले लो किराए पे। उस किराए की चिंता तुम मत करना, उस किराए का जो भी मकान का किराया रहेगा वो मैं दे दिया करूँगा, तुम बस आ करके यहीं पर आ करो, ताकि तुम्हें भी बार बार आने जाने में दिक्कत होती है। तुम अपने बच्चों को भी लेकर के चली आओ यहाँ पर, उस बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना, क्योंकि तुम मेरी सेवा इतनी कर रही हो, तो मैं तो इतना कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम इस कदर मैं तुम्हें बना सकूँ। जो मैं होती है नौकरानी होती है, वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और वो जाती है अपने घर से, और अपने बच्चे को, जो उसका एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, उन दोनों को लेकर के अब वहीं पर, जहाँ पे कानपुर जो शहर होता है, उसी शहर में जो मकान होता है सेठ जी का, उसी राजेश सिंह के मकान के जस्ट कुछ ही दूरी पर एक मकान लेती है किराए का, और उसी किराए के मकान में वो रहने लगती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब भी सेठ जी को यानी राजेश सिंह को जब भी जरूरत लगा करती थी, वो महिला चली जाया करती थी, वहीं पर काम काज किया करती थी। काम काज करने के बाद जो भी उसको पैसे मिलते थे, जो भी उनको तनख्वाह, यानी कि लगभग तकरीबन उस सेठ जी की सेवा करने के लिए, उस राजेश सिंह की सेवा करने के लिए तकरीबन उनको 15,000 रुपये महीने दिया जाता था उस औरत को। केवल बस घर का टोटल काम किया करती थी, लेकिन काम से ज़्यादा वो अपनी ईमानदारी से सब कुछ किया करती थी। यानी कि जो राजेश सिंह है, उनको बखूबी वो जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी, सारी चीज़ें दिया करती थी, जो भी ज़रूरत होती थी। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, और कुछ समय बाद एक दिन वो जो नौकरानी होती है वो परेशान हो रहती है, लेकिन जो राजेश सिंह होते हैं वो कहते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। इस पर जो नौकरानी होती है वो कहती है कि मालिक कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटे की दुकान खुलवा रही हूँ, बस उसके थोड़ी सी टेंशन है, इसमें कोई बात नहीं है। वो कहते हैं अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अपने बेटे के लिए दुकान खुलवाई है, कोई ज़रूरत हो तो मुझे भी बताना। वो कहते हैं कि नहीं मालिक, बस आपका आशीर्वाद है, यही मेरे लिए बहुत है। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन जो राजेश सिंह होते हैं वो अब उनका अंतिम दौर चल रहा था। वो कहते हैं कि मैं एक तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जो मैंने राज अपने सीने में दफन कर रखा था वो मैं सोचता हूँ किसको बताऊँ, लेकिन पत्नी ने तो वो हक खो दिया, मेरे बच्चों ने भी वो हक खो दिया कभी, क्योंकि पहले तो जो बेटे थे और जो पत्नी थी वो कभी कभार आ भी जाया करते थे, लेकिन ऐसा राजेश सिंह को इस बीमारी से जूझते तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का समय गुजर गया था। लेकिन अब तो वो दोनों चारों जो बेटे थे और जो उनकी माँ थी, वो तो अब आना भी बंद कर देते। बस वो ये इंतजार कर रहे थे कि कब नौकरानी फोन करे कि उनका पिता इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, और वो आया और क्रियाक्रम करके बात को खत्म करे। अब ऐसे ही वक्त कटता है, लेकिन जो राजेश सिंह होते हैं वो कहते हैं कि मैंने कुछ अपने अकाउंट में पैसे रखे हैं, एक काम करो कि उस पैसों को मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें दे दूँ। लेकिन जो नौकरानी होती है कहती है कि नहीं मालिक, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, उस पैसे पे आपके बच्चों का हक है, वो आपके बच्चों के लिए ही है। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने बेटे की दुकान खुलवा रही हो, तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, तो मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँ, यानी कि जिससे तुम अपने बेटे की दुकान को अच्छे तरीके से खुलवा सको। वो कहती है कि ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आप 50,000 1 लाख रुपए तक दे दीजिए, जिससे मैं अपने बेटे की दुकान अच्छे से खुलवा लूँ, बाकी मैं उस पैसे को आपका भर दूंगी जैसे ही दुकान चलेगी। वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे तुम्हें बैंक लेकर के चलना होगा, तो मुझे बैंक लेकर के चलो। अब ये वो घड़ी होती है जब बैंक जाने की, जब राजेश सिंह को लगता है कि अब ये उनका आखिरी समय चल रहा है, अब वो इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए राजेश सिंह के लिए एक गाड़ी आती है, और उसी गाड़ी में नौकरानी बैठती है और राजेश सिंह को बिठा करके वो बैंक लेकर के जाती है। जैसे ही जब बैंक पहुंचते हैं वो, फिर वहाँ पर उस बैंक में जा करके और उस महिला से
जो कर्मचारी होती है उसे कहते हैं कि इस महिला का एक अकाउंट खोले इसी बैंक में। जो शहर का सबसे बड़ा बैंक होता है उसी बैंक में उस महिला का अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट खोलने के बाद से जो राजेश सिंह होते हैं अपने अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं, ये बात उस नौकरानी को बताए बिना टोटल जो पैसे होते हैं उन पैसों को उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति होती है वो टोटल उस नौकरानी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं। तकरीबन 1.5 किलो करीब सोना होता है, उस सोने को भी उस नौकरानी के नाम से उसको फिक्स करवा देते हैं। यानी कि जो सोने का पैसा था उसकी ईएमआई उसको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो 1.5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में फिक्स हुए थे उसका भी उस महिला को बहुत ही ज़्यादा महीने के पैसे मिलेंगे। यानी कि वो बस उसका ब्याज से ही उसका जो जीवन है वो कट जाएगा, उसकी 2 पीढ़ियाँ भी कट जाएंगी, पैसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वो अकाउंट खुल जाता है, पैसे जब ट्रांसफर हो जाते हैं, राजेश सिंह जब अपने घर पे पहुंच जाते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें, और उन्होंने कुछ पैसे बस 50,000 रुपये ही निकाल करके उस महिला को दे दिया और कहते हैं कि ये लो तुम अपना काम करो और जो भी ज़रूरत होगी फिर मुझे बताना। लेकिन जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है कोई फिर वो पैसे ले जा करके अपने परिवार में यूज करती है। जब वो शाम को फिर से आती है मालिक के घर पे, यानी कि राजेश सिंह के घर पे, तो राजेश सिंह बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे अकाउंट में मैंने टोटल पैसे जमा करवा दिए हैं, मैंने तुम्हारे नाम से फिक्स करवा दिए हैं, और इतने पैसे की तकरीबन 70,000 रुपये करीब जो ब्याज है उसको आने वाला था। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितना आने वाला था। तो उतना पैसे तुम्हें महीने के बैंक तुम्हें देगा, तुम्हारे अकाउंट में जुड़ता रहेगा, उस पैसे से तुम जो चाहे वो कर सकती हो। बाकी तो सारे पैसे तुम्हारे, जहाँ जहाँ तुम्हें जरूरत लगेगी उसका यूज कर लिया करना। वो कहती है कि मालिक आपने ऐसा अनर्थ क्यों कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस पैसे पे आपके बीवी का अधिकार था, आपके बच्चों का अधिकार था। लेकिन जो राजेश सिंह होते हैं इतने नेक दिल इंसान होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर उन बच्चों को मैं किस बेस पे दे दूं जो बच्चे मेरे अंतिम समय में मेरे साथ ही नहीं खड़े थे। बस वो आज ये भी इंतजार करते हैं कि मैं कब मर जाऊं तो कब आ करके वो मेरा दाह संस्कार कर दे और सारी जो बातें हैं वो खत्म कर दें, और मुझसे मतलब तो उन लोगों का वैसे भी नहीं है। तो जो लड़की औरत होती है, यानी कि जो नौकरानी होती है, वो इतनी अच्छी औरत होती है कि वो कहते हैं कि मालिक मैं एक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप अपना इलाज करवाएं, ताकि अगर देखिए आप मरने वाले तो वैसे भी हैं, अगर आप मर जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप बच जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे डॉक्टर को मुझे पता चला है जहाँ पे आप अगर इलाज करवाएं तो शायद आप सही हो सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम वो भी करवा के देख लो। अब इधर जो नौकरानी होती है वो अपने बैंक में जाती है, वहाँ से अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए एक ही बार में निकालती है और निकाल करके ले करके आती है। चेक से पैसे निकाले जाते हैं और ले करके आती है, और जो एक कानपुर से हट करके दूसरे प्रदेश में जाती है, वो राजस्थान जाती है, और वहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर को बताया गया था वहाँ पर डॉक्टर के पास पहुँचती है और राजेश सिंह को वहीं पर दिखाया जाता है। तकरीबन 1.5 महीने तक राजेश सिंह जी वहीं पर रहते हैं, उनका इलाज चलता है। इलाज चलने के दौरान जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि इनको हमेशा खुश रखना होगा, इनको सुबह सुबह टहलाना होगा, इनको हेल्दी फूड खिलाने होंगे। जो डॉक्टर द्वारा दी गई एडवाइस थी उस एडवाइस को जो नौकरानी होती है बखूबी सुनती है, बखूबी समझती है, और फिर राजेश सिंह को ले करके घर आती है 1.5 महीने बाद, और वहाँ पर उनका एक धर्म पत्नी से भी बढ़ करके वो सेवा करती है एक जो नौकरानी होती है। और धीरे धीरे जो राजेश सिंह है उनकी तबीयत में सुधार होने लगता है, और वो सुधार इस कदर होता है, 1 साल बीतता है, 1 साल में लगभग ये 20% खुद को रिकवर कर लेते हैं। धीरे धीरे ये अब इनके जो पैर हैं वो मूवमेंट करना शुरू कर दिए थे, और जब दूसरी साल होती है तो वो धीरे धीरे अपने पैरों पे अब खड़ा होने लगे थे। अब ऐसे कर करके जब तीसरा साल आता है तो तीसरे साल में जो राजेश सिंह होते हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे टहलने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो उनकी हालत है उस हालत में सुधार होने लगता है। इधर जो नौकरानी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने मालिक की सेवा कर रही होती है, और उसी के सेवा से, उसी के जो मेहनत उसने की थी, जो डॉक्टर को दिखाया था, जो समय समय पर दिखाई थी, तो उसके आधार पर ही जो राजेश सिंह होते जो पहले एकदम दुबले पतले हो चुके थे, वही राजेश सिंह अपने तबीयत से बेहद खुश हो जाते हैं। वो धीरे धीरे एकदम हेल्दी हो जाते हैं और वो अपने धीरे धीरे पैरों पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब जो राजेश सिंह के जो बेटे होते हैं वो सोचते हैं कि एक दिन उन्होंने फ़ोन किया और वो कहते हैं कि क्या पिताजी की तबीयत ठीक है। नौकरानी प्रति हमेशा की तरह वो वही कहती है कि हाँ वो
ठीक है, लेकिन राजेश सिंह ने बताने से मना किया था कि ये बात उनको बिल्कुल मत बताना। और धीरे धीरे जब राजेश सिंह ठीक हो जाते हैं तो फिर एक दिन जो उनकी पत्नी होती है जब वो आती है, तो वैसे तो पत्नी उनकी बेसिकली आया ही जाया करती थी जब भी उसका मन हुआ करता था, केवल बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लेकिन जब भी वो आने वाली होती थी, राजेश सिंह उसी स्थिति में पड़े रहा करते थे ताकि उनको बिल्कुल भी शक ना हो, संदेह ना हो कि ये बिल्कुल अब ठीक हो रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने तो अपना रंग दिखाई दिया था। एक पत्नी जो अपने पति के साथ मरते दम तक के लिए कसम खाती है, उसी पत्नी ने अपने पति पे आई विपत्ति पर छोड़ दिया उनको, और छोड़ करके वो अपने बेटों के साथ मस्तियां कर रही थी, अलग हो जाती है और अपना जीवन को अलग तरीके से जी रही होती है। लेकिन जो राजेश सिंह है, अब धीरे धीरे जब उनकी हालत सुधार होती है तो वो बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं, और आज की डेट में जो राजेश सिंह है बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। और फिर उन्होंने अपने बिजनेस में कदम रखा और फिर वो अब सही है। और वो जो राजेश सिंह है अब उस नौकरानी को, उस जो घर है, टोटल जो घर है उसको नौकरानी को ही दे दिया, और कहते हैं कि आज से ये घर तुम्हारा हुआ। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी उनके बेटों को पता चलती है, उनकी पत्नी को पता चलती है, वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये नौकरानी है, इसको जब महीने की सैलरी दी ही जाती है तो फिर इसको घर देने की क्या जरूरत है। इस पर जो राजेश सिंह होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल जरूरत है। जिस मुश्किल घड़ी में सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था, उस समय पे मेरे मुश्किल घड़ी में ये मेरे साथ थी। अगर शायद इसने मेरी सेवा नहीं की होती, इसने मुझे डॉक्टर को दिखाया नहीं होता पता करके, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता और आज मैं इस दुनिया को छोड़ करके ही चला गया होता। इसलिए इसका हक तुम सभी से ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये मेरे लिए एक देवी का रूप है, एक ऊपर वाले का एक भेजा हुआ एक मेरे लिए फरिश्ता है। अब जैसे ही बेटे इस बात को सुनते हैं, उनकी आंखें नीची हो जाती है, फिर वो अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। और आज जो नौकरानी है वो राज कर रही है और अपने मालिक के प्रति अभी भी वो वफादार है। मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी कि जिसमें मालिक का नौकरानी के साथ अफेयर था, या फिर तमाम ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। लेकिन ये जो कहानी थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। यहाँ पर एक ईमानदारी की मिसाल खड़ी कर दी जाती है, जो राजेश सिंह और उस नौकरानी ने मिल करके एक जनता को संदेश दिया कि अगर इंसान किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से सिद्ध करना चाहे, अगर सही करना चाहे, तो वो बिल्कुल उसको सही कर सकता है। और इंसान अगर किसी को बनाना चाहे तो वाकई वो राजेश सिंह से सीखे कि उसने एक नौकरानी को एक महारानी बना दिया। और आज जो नौकरानी है वो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक के प्रति वफादार है, अभी वो वहीं पर काम करती है, सेवा भाव करती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार में खुश रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, और साथ ही साथ अपने रिश्तेदार, अपने चाहने वालों का सबका ख्याल रखें। कहानी कैसी थी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।